तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेलिंग प्रोसीजर, किस तरह से प्रोडक्ट को बेचा जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है। इन द मार्केट नॉर्मली वी मूव फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, इंक्वायर अबाउट द प्राइस, कंपेयर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड फाइनली डिसाइड टू बाय द गुड्स ऑफ आवर चॉइस। जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग एक दुकान से दूसरे दुकान तक जाते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग को लेना है उसका दाम पूछते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं और फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को लेना है। बट इट इज़ नॉट सो ईजी टू बाय फ्रॉम दोज प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स हुज प्रोडक्शन सेंटर्स और ट्रेड सेंटर्स आर सिचुएटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। लेकिन एक कस्टमर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स या ट्रेडर्स से प्रोडक्ट खरीदे जो बहुत दूर में अपना प्रोडक्शन सेंटर या ट्रेड सेंटर सिचुएट किए हैं, मतलब लगाए हैं। मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं और प्रोडक्शन मुंबई में हो रहा है, तो आप मुंबई जाके परचेज नहीं करेंगे। अ प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड बाय द बायर एज वेल एज द सेलर and the transaction passes through various stages before it is finally concluded। अब देखिए, एक तरीका होता है जो कि बायर और सेलर दोनों को फॉलो करना पड़ता है ताकि ये जो स्टेजेस है ट्रांजैक्शन का, बहुत सारा स्टेज होता है, ये फाइनली हो पाए। In this section, we shall study about the various stages involved in the process of buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country। अब हम लोग यहाँ इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि एक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स। The knowledge about the procedure may be helpful to you as a consumer as well as a trader। अब जो नॉलेज है, जो तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सेलिंग का प्रोसीजर होता है, इससे एज अ कस्टमर और एज अ ट्रेडर आपको बहुत फायदा होगा। The usual procedure for selling goods known as selling routine involves the following steps। अब जो सेलिंग रूटीन है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स हैं। क्या है? नंबर 1, इंक्वायरी फ्रॉम द इंटेंडिंग बायर। अब जो बायर है उससे इंक्वायरी लेना है। द प्रोसेस ऑफ सेल स्टार्ट्स विद एन इंक्वायरी बाय द इंटेंडिंग बायर फ्रॉम द बेस्ट अवेलेबल सेलर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब देखिए, जो बेस्ट अवेलेबल सेलर है मार्केट में, जो अच्छे से सप्लाई देता है, जिसका प्राइस सही है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, उसके पास बायर जाता है और इंक्वायरी करता है। जब तक इंक्वायरी नहीं होगा तब तक सेल प्रोसीजर चालू नहीं होगा। दिस इंक्वायरी कैन बी मेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज लाइक एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, मार्केट रिपोर्ट, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट एसेट्रा। अब ये जो इंक्वायरी है इसके दूसरे भी स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आप इंक्वायरी ले सकते हो, देख सकते हो। न्यूज़पेपर में मार्केट रिपोर्ट, कैटलॉग्स होता है, प्राइस लिस्ट होता है, जहाँ पे आप अपना इंक्वायरी ले सकते हो। However, an inquiry normally refers to collecting information directly from the seller or the manufacturer so as to decide the best source of supply। लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि जो इंक्वायरी है वो डायरेक्टली आप सेलर या मैन्युफैक्चरर के पास जाके लो ताकि आपको पता चले कि बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है। Big business houses where regular purchases are made have printed inquiry forms। अब जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ पे रेगुलर परचेज सेल होता है, वहाँ पर प्रिंटेड इंक्वायरी फॉर्म्स होते हैं जिनसे उनका सेलिंग प्रोसीजर और परचेज प्रोसीजर होता है। आगे देखिए, प्रोवाइडिंग कोटेशन टू द इंटेंडिंग बायर। अब एक बार जब बायर इंक्वायरी करता है तो सेलर क्या करता है, उसको कोटेशन देता है, प्राइस बताता है जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट देगा। On the receipt of an inquiry from the prospective buyer, the seller provides the required information known as quotation. The terms and conditions of sale as well as the price mentioned in the quotation from the seller's side are open for further negotiation. Sellers also use printed quotation forms। अब एक बार आप प्रोडक्ट के बारे में पूछे, उसका दाम जानने के लिए बोले, तो सेलर आपको एक कोटेशन दिया। अब ये जो कोटेशन है उसके साथ साथ बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहता है जो कि आपको सेलर बताता है। अब जो प्राइस है और टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट करने का मतलब इसके बारे में आप और
बात कर सकते हो कि प्राइस कम करना है या टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना है। आप बहुत सारे सेलर्स के पास आप जाओगे तो उनके पास प्रिंटेड कोटेशन फॉर्म्स भी होता है। रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द बायर। अब बायर पहले इंक्वायरी किया, कोटेशन लिया, उस पर नेगोशिएशन किया, अब वो ऑर्डर देता है। When the prospective buyer is satisfied with the terms and conditions of sale mentioned in the quotation, he issues a formal order to the seller of supply of goods. Order forms are sometimes printed by the buyer. अब जो ऑर्डर फॉर्म है वो कभी कभी बायर द्वारा प्रिंटेड भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। जो बायर है वो ऑर्डर दिया कि सेलर को कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये दाम का, और सेलर जो है वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट किसको, बायर को, depending on the order receipt. Execution of the order. On receiving the order, the seller usually acknowledges it and confirms its acceptance. अब जब ऑर्डर दिया जाता है बायर द्वारा सेलर को, तो सेलर उसको एक्सेप्ट करता है। इफ द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट वंस देन नो कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ऑर्डर एक बार में मान लिया गया तो फिर कोई कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है। The order is then stamped with the date of receipt, assigned a reference number and entered into the order received register. उसके बाद जो ऑर्डर है उसको एक रिसीप्ट में दिया जाता है, स्टैम्प दिया जाता है, डेट दिया जाता है, उसमें रेफरेंस नंबर दिया जाता है और उसको ऑर्डर रिसीव्ड रजिस्टर में रख लिया जाता है। If the order is from a new customer, then the seller may verify the credit worthiness and or financial status of the buyer. अगर कोई नया कस्टमर है तो उसको उधार देने से पहले जो सेलर है ये जांचता है कि क्या इसको उधार देना चाहिए और जो बायर है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। If the seller is satisfied with the credit worthiness of the buyer, he decides to sell him the goods. अगर सेलर ये देखता है कि हाँ उसको उधार में माल दिया जा सकता है तो ही उसको वो गुड्स बेचेगा। Otherwise, the seller sends him a letter of regret stating his inability to accept the order. अगर वो उसको उधार में माल नहीं दे पा रहा है या सेलर को ऐसा लग रहा है कि इस बायर को माल नहीं देना है, तो वो एक लेटर भेजता है, लेटर ऑफ रिग्रेट, जिसमें वो ये देता है कि मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपका ऑर्डर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इफ द गुड्स ऑर्डर आर नॉट इन स्टॉक, द डेट ऑफ डिलीवरी इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोडक्शन एट टाइम। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टॉक है उसमें जो गुड्स ऑर्डर हुआ है वो नहीं हो और डेट ऑफ डिलीवरी भी फिक्स हो सकता है। तो जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो आप इस हिसाब से फिक्स करेंगे कि जब आपका प्रोडक्शन तब तक हो जाए और आप प्रोडक्ट पहुंचा पाए। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज देन सेंड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विद द डेट ऑफ डिलीवरी। अब प्रोडक्ट आपके स्टॉक में नहीं था तो आप क्या किए, एक डिलीवरी डेट दिए, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जो ऑर्डर आपके पास आया है उसका एक कॉपी भेज दिए ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट होता है इनवॉइसिंग, फिर आप बिल बनाते हो। An invoice contains details of the transaction and the amount to be received by the seller from the buyer. अब इनवॉइस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रहता है और वो अमाउंट रहता है जो कि सेलर को बायर देगा, ठीक है। The seller sends the invoice along with the supply of goods to the buyer. अब जो सेलर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट के साथ इनवॉइस भी बायर को भेजता है। A copy of the invoice is also retained by the seller. सेलर क्या करता है, जो इनवॉइस है उसका एक कॉपी अपने पास भी रखता है। A copy each is sent to the production department और godown and the accounts department. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गोडाउन में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एक एक कॉपी इनवॉइस का भेजा जाता है। Opening customer's account. When the copy of invoice is received by the accounts department, an account is opened in the ledger in the name of the customer. जैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एक इनवॉइस का कॉपी आता है तो वो क्या करता है, अपना लेजर में कस्टमर के नाम पर एक अकाउंट खोलता है। दिस अकाउंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स एंड पेमेंट्स मेड बाय हिम। अब इस अकाउंट में आप क्या लिखोगे कि कितना प्रोडक्ट उसको बेचा गया है, कितना उधार दिया गया है, कितना पेमेंट आपको उससे मिला है, कितना पेमेंट बाकी है। If there already exists an account, then necessary entries are made therein. अगर आप पहले से अकाउंट बनाए हो, मान लो कोई कस्टमर नया नहीं है, पहले भी वो प्रोडक्ट ले चुका है आपसे, तो आपको नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। उसका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आप उसका जो एग्जिस्टिंग लेजर है उसी में आप वो एंट्री कर दीजिएगा। डिस्पैच ऑफ द गुड्स। For release of the goods, the godown and the production department requires a copy of the invoice or a delivery note from the accounts department. अब देखिए
प्रोडक्ट को गोडाउन से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलीज करने के लिए इनवॉइस का या डिलीवरी नोट का एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए, गोडाउन में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या दोनों में। गुड्स रिलीज्ड आर देन टेकन over by the packaging department where there is a final check that all the goods are in accordance with the order। अब जो गुड्स है वो पैकिंग डिपार्टमेंट के पास आता है, जहां पे फिर से चेक किया जाता है कि ऑर्डर जो था गुड्स उसी हिसाब से है। Then the goods are labeled and sent to the dispatch section। उसके बाद गुड्स में लेबलिंग किया जाता है और डिस्पैच सेक्शन में उसको भेजा जाता है। When the goods are dispatched, a copy of the dispatch note is forwarded to the buyer। जैसे ही गुड्स डिस्पैच किया जाता है, भेजा जाता है, तो एक डिस्पैच नोट बायर को भेजा जाता है। द नोट इज ऑल्सो नोन एज एडवाइस नोट और लेटर ऑफ एडवाइस विच कंटेन्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड। अब उसमें इसको आप एडवाइस नोट या लेटर ऑफ एडवाइस भी कह सकते हैं, जिसमें ये पूरा लिखा रहता है सब कुछ कि कौन सा गुड्स भेजा जा रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ द बायर कैन टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट हिज एंड। उसमें यह भी लिखा रहता है कि जो बायर है वो अपने गोडाउन में या अपने ऑफिस में, अपने दुकान में प्रोडक्ट को कैसे लेगा। इफ द गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय रेल और रोड ट्रांसपोर्ट, अ कॉपी ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज अटैच्ड विद द डिस्पैच नोट। अगर वो जो प्रोडक्ट है रेल या रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी रिसीप्ट होता है जो उसके संग अटैच किया जाता है। मान लीजिए रास्ता में अगर कहीं चेकिंग हुआ तो वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आती है बारी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। अब आप गुड्स डिस्पैच कर दिए, अब गुड्स डिलीवरी हो रहा है। आफ्टर रिसीविंग द रेलवे रिसीप्ट और ट्रांसपोर्ट रिसीप्ट फ्रॉम द सेलर, द बायर टेक्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेलवे और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब रिसीप्ट मिलने के बाद, रेलवे रिसीप्ट या ट्रांसपोर्ट रिसीप्ट सेलर से जब मिल जाएगा बायर को, तो बायर जाएगा रेलवे या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास और अपना गुड्स को ले लेगा। While taking delivery, the buyer or his agent must check the goods thoroughly। डिलीवरी लेने के समय बायर या उसका एजेंट गुड्स को अच्छे से चेक कर लेगा। इफ द गुड्स आर डैमेज्ड, ही मस्ट इन्फॉर्म द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड क्लेम फॉर द डैमेज सीकिंग कॉम्पेंसेशन शुड बी मेड इमीडिएटली। मान लीजिए अगर जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गया है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ये बात उस समय बतानी होगी और जो डैमेज हुआ है वो पैसा तुरंत कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए। Receipt of payment and settlement of accounts। The last step in the process is the receipt of payment of goods sold। अब लास्ट स्टेप क्या है, जो गुड्स बेचा गया उसका पेमेंट मिले। पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अग्रीड अपॉन अर्लियर। अब जो पेमेंट है वो उस हिसाब से होगा, वो कंडीशन में होगा जिसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। इनलैंड ट्रेड, पेमेंट इज जनरली मेड बाय मीन्स ऑफ मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा। इनलैंड ट्रेड में जो पेमेंट है वो मनी ऑर्डर के थ्रू, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के थ्रू होता है। In case of regular customers, all outstanding dues are taken together and the customers is required to pay at regular intervals rather than on transactional basis। अब देखिए जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उसमें क्या, उसका जितना भी ड्यूज है एक साथ लिया जाता है और जो कस्टमर है वो रेगुलर इंटरवल्स थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता रहता है। If full payment is received, the account is said to be settled। अगर पूरा पैसा मिल गया तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंट सेटलमेंट हो गया है। Remittances received are duly acknowledged and sometimes the seller also issues periodic statements of account। अब देखिए जो रेमिटेंस रिसीव हो रहा है, वो जो पैसा मिल रहा है वो लिया भी जाता है और कभी कभी जो सेलर है वो पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी देता है अपने बायर को। इट शोज द फॉलोइंग आइटम्स। उसमें क्या रहता है, डेट ऑफ सेल रहता है, द अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड रहता है, पेमेंट रिसीव्ड रहता है, बायर से कितना मिल चुका है और बैलेंस कितना बाकी है। मान लीजिए आपका जो कस्टमर है एक्स, ठीक है, वो आपसे कुछ प्रोडक्ट लिया तो आप उसको बताओ डेट ऑफ सेल, कितना प्रोडक्ट था, मान लीजिए 1 लाख का प्रोडक्ट था। अब पेमेंट रिसीव्ड मान लीजिए 30,000 रुपया वो आपको दे चुका है, ठीक है, ड्यू कितना है 70,000, तो ये आप उस बायर को बताएंगे। Now you have fully understood that in the process of sale of goods various steps are involved। This can be made clear with the help of chart given below। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि जो प्रोसेस है प्रोडक्ट बेचने का, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए
आपको हर एक स्टेप सही से करना पड़ेगा, कहीं पे भी आप गलती करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब देखिए एक चीज है जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। You have studied so far that the business transactions begins with the buyer's inquiry about the goods to be purchased and completes when he finally settles his accounts with the seller. आप अभी तक पढ़े कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है कि बायर इंक्वायरी करता है गुड्स का, उसको परचेस करता है और जब वो पैसा दे देता है तो अकाउंट सेटल हो जाता है। Even though the seller is very careful while sending goods and preparing invoices, there might be certain errors. देखिए जो सेलर है वो भी बहुत ध्यान से प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट को सेंड कर रहा है, इनवॉइस बना रहा है, लेकिन हो सकता है उससे भी गलतियां हो। दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय प्रिपेयरिंग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये जो गलती है ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बना के ठीक किया जा सकता है। लेट अस नो अबाउट दीज टू। पहले समझिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट, अ डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म्स द बायर दैट हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद अ पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप कुछ गलती की हो तो आप बता रहे हो कि बायर को कि देखो क्रेडिट नोट के थ्रू आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया है किसी पर्टिकुलर अमाउंट के संग। डेबिट नोट, अ डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म्स द बायर दैट हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद अ पर्टिकुलर अमाउंट। तो डेबिट नोट में आप क्या देखें कि जो बायर है उसका अकाउंट कुछ अमाउंट से डेबिटेड किया गया। ये कब होगा? जब हम लोग कुछ एरर करेंगे। अब एरर बहुत तरह का होता है, इसके लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक भी डिटेल में पढ़ेंगे।